बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम हुई तो सास ने कहा, हमारे घर रिवायत है, दुल्हन 7 दिन तक नंद का उत्तरन कपड़ा पहनकर रहती है और शौहर के सामने नहीं जाती। और दुल्हन का लिबास उतार कर मुझे पुराने कपड़े पहनाकर नंद के कमरे में ही बिठा दिया। लेकिन रोज रात नंद कमरे में आती और मेरा हाथ चूमती, रोती और खामोशी से चली जाती। लेकिन जैसे ही 7वें दिन उसने मेरे हाथ को चूमा, मैं बेहोश हो गई। होश आया तो अस्पताल के बेड पर थी और हर कोई मेरी नंद का मुंह मीठा करवा रहा था कि मुबारक हो तुम बाप। मेरा नाम फारिया है। मेरा ताल्लुक आरिफ वाला से है। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 ही बहनें। एक भाई फाहद मुझसे बड़ा है और दूसरा साजिद हमसे छोटा है। फाहद भाई की शादी मेरी कजन सुमेरा के साथ हुई है। मेरी खालाजाद है और मेरी बहन की मंगनी सुमेरा के भाई से तय है। मेरी वालदा फौत हो गई। वालिद हैं जो एक चाय का ढाबा चलाते हैं। बड़े भाई की वर्कशॉप है मोटरसाइकिलों की। छोटा भाई भी पढ़ता नहीं था, उसे भी भाई अपने साथ ही रखते हैं। मेरी बहन मारिया को बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन ना ही अब्बा माने और ना ही भाई। मैट्रिक के बाद अब वो घर पर ही थी। सारा दिन भाभी की खिदमतें करती, जो उसकी नंद भी थी। उसे डर था कि उसके साथ बना के नहीं रखेगी तो कल को सुमेरा उसके साथ भी बुरा ही करेगी। इसीलिए मारिया सुमेरा की हर बात मानती थी, उसके सारे काम करती और उसके आगे पीछे रहती। मैंने बहुत बार कहा कि इतना मत डरो सुमेरा से, ये तुम्हें कल को और डराएगी। लेकिन मेरी बहन के दिमाग में सिर्फ एक इंसान ही ठीक था और वो सुमेरा ही थी। मेरा छोटा भाई दोपहर को खाना लेने आता था। मैं कपड़े धो रही थी और मेरी बहन मेरी भाभी सुमेरा के कहने पर सख्त गर्मी में बिरयानी बना रही थी। सिलेंडर में गैस नहीं थी और वो चूल्हे पे पिछले 1 घंटे से धूप में लगी हुई थी। उसकी बुरी हालत थी। मेरे भाई ने पूछा, कितनी देर है? मेरी बहन ने कहा कि आधा घंटा रुक जाओ, कल रात बारिश की वजह से लकड़ियां थोड़ी गीली हो गई हैं, इसीलिए आग जलाने में मुश्किल हुई। उसी वक्त मेरी भाभी कमरे से निकली और चीखने चिल्लाने लगी कि इतनी देर हो गई, अभी तक बिरयानी नहीं बन सकी। भाभी की आदत थी, अक्सर सबके सामने मेरी बहन को कामचोर और फूहड़ कहती। अपने मैके में भी उसने यही मशहूर कर रखा था। फिर वो खुद आई और बाकी काम जो सिर्फ दम देने तक का ही था वो दिया और मेरे भाई से कहा कि जाओ 20 मिनट तक आ जाना खाना लेने और अपने भाई से कहना कि भाभी आपके लिए बिरयानी बना रही हैं। मैंने दुख और गुस्से से अपनी बहन को देखा। कब से धूप में चल रही थी और अब बरामदे में बैठी पसीने से शराबोर थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाया और कहा, जाओ नहा कर आओ, और उसके कपड़े इस्त्री करने लगी तो भाभी अपने कपड़े भी ले आई और बोली, ये भी कर दो। मैंने कहा, इस वक्त तो बहुत गर्मी है और भूख भी लगी है, शाम में कर दूंगी। उसी वक्त भाई घर में दाखिल हुए। वो शायद खाना खाने ही आ गए थे। भाभी ने मेरे हाथ से इस्त्री छीन कर फर्श पर दे मारी और जब भाई को देखा तो रोने लगी कि शुक्र है कि तुम आ गए। देख लो, कपड़े इस्त्री करने का कह दिया तो इस्त्री फर्श पर दे मारी। कहती है मुझसे काम नहीं होते। अब वो बाकायदा बरामदे में बैठकर रोना शुरू कर चुकी थी और भाई उसे रोता देखकर ऐसे घबरा गए थे जैसे स्त्री फर्श पर नहीं, उनके पांव पर दे मारी हो। अब वो कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने इनके कहने पर बिरयानी बनाई। मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन इनको तो ना कदर है भाई की और ना ही भाभी की। भाई अब अफसोस से मुझे देख रहे थे और कहने लगे, फारिया कुछ शर्म करो, सुमेरा तुम लोगों का इतना करती है और तुम लोग उसे ही जलील करते हो। ये मामला यही हल नहीं हुआ। रात को जब अब्बा आए तो भाभी ने कहा कि वो अलग रहेंगी। अब्बा ने बहुत समझाया लेकिन वो ना मानी और दूसरे दिन मेरे भाई से कहा कि मुझे मैके छोड़ाओ। भाई ने सारा इल्जाम हम लोगों को दिया कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरा घर बसे और भाभी को उनके मैके छोड़ाए। अब भाई का यही मामूल था, घर बहुत कम आते। अब्बा ने पूछा तो कहा कि जब इस घर में सुमेरा को किसी ने अपना नहीं समझा तो मेरा भी किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब्बा खुद भाभी को लेने गए, लेकिन उनकी वही शर्त थी कि अलग घर लेकर दें। अब्बा ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं ब्याहने वाली, उनका फर्ज अदा कर लूं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन भाभी न मानी। मैं और मेरी बहन भी गए मनाने। मैंने माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी कि हमारी माननी ही नहीं। फिर एक दिन पता चला कि भाभी के भाई ने, जिसकी मंगनी मेरी बहन से हुई थी, रिश्ता तोड़ दिया। मेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा भी बहुत परेशान थे। अब्बा ने भाई से बात की तो कहने लगे, ये तो होना ही था, इनकी जबान दराज है और जिन लड़कियों की जबान तेज होती है उनके घर कम ही बसते हैं। उस दिन मेरा छोटा भाई घर आया तो मुझे कमरे में ले गया और जो उसने बताया वो मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी।
कहने लगा कि भाभी के भाई ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, इसीलिए भाभी ने सारा ड्रामा किया ताकि उसके मैके वालों पर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम ना आए। अब्बा को जब पता चला तो उन्होंने भाई से कहा कि अब तुम्हारी बीवी यहां नहीं आएगी। 5 साल मेरी बेटी को उसके भाई ने अपने नाम पर बिठा के रखा और अब उस आदमी ने किसी और से शादी कर ली और तुम दोनों मियाँ बीवी हमें धोखा देते रहे, हमसे माफिया मंगवाते रहे। अब्बा ने भाई को भी घर से निकाल दिया। अब अब्बा ही थे जो घर का खर्च चलाते थे। मेरे छोटे भाई ने भी वर्कशॉप जाना छोड़ दिया था, अब अब्बा के साथ जाता था। मेरी बहन ने इस बात को दिल से लगा लिया था। अब वो अक्सर बीमार रहती थी। उस दिन भी अब्बा उसकी दवाई लेने गए थे। जब भाई घर आए और कहा कि अब्बा को समझाओ कि मुझे और सुमैरा को घर आने दे, मैं ससुराल में मजीद नहीं रुक सकता। लोग बातें करते हैं कि दामाद घर दामाद हो गया है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बहन परेशानी लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी है। मैंने बहुत समझाया कि शुक्र करो कि उन लोगों से बच गई, वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं थे। लेकिन मेरी बहन को वो वादे और कस्में जीने नहीं दे रही थी जो वो धोखेबाज इंसान घंटों फोन पर मेरी बहन से करता था। अब रोती रहती और हंसना बोलना भी छोड़ दिया था। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन अब्बा के दोस्त और उनकी बीवी हमारे घर आए और अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा। अब्बा ने कहा कि वो पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे। वो लोग चले गए। कुछ दिन बाद अब्बा के दोस्त ने कहा कि बेटियां तो दोनों ही आपकी हैं, छोटी नहीं तो बड़ी सही। और फिर मेरी बड़ी बहन का रिश्ता राशिद से हो गया, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के मैंने ख्वाब देखे थे। राशिद का घर हमारे घर से 5-6 घर छोड़कर था। उसके अब्बा मेरे अब्बा के बहुत अच्छे और पुराने दोस्त थे। मैंने 8वीं क्लास से ही राशिद के पास ट्यूशन पढ़ी थी और अब मैट्रिक भी वही करवा रहा था। 3 साल में मैं उसे अपना आइडियल बना चुकी थी। वो हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान था। एक स्कूल में प्राइमरी टीचर था, शाम को एकेडमी में बच्चों को पढ़ाता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो किसी और ही दुनिया का है जो रास्ता भूलकर हमारे मोहल्ले में आ गया है। पता नहीं वाकई ऐसा था या जिनसे मोहब्बत हो वो लगते ही ऐसे हैं जैसे उन जैसा कोई है ही नहीं। मेरी और राशिद की उम्र में भी बहुत फर्क था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था और मुझे बच्ची समझता था। कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जो मुझे लगता कि उसे भी मुझसे मोहब्बत है। ये तो मेरी एक तरफा मोहब्बत थी। भाई ने अब्बा से माफी मांग ली और अब्बा ने उन्हें माफ कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी घर आ गए थे। मैं और मेरी बहन सुमैरा उनसे बात नहीं करते थे। मेरी बहन से मैंने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है उसका काम करने की। मैं अपनी बहन से भी खफा थी। उसे कहा भी कि वो राशिद के रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन वो अब्बा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी और मैं अपनी तकलीफ उसे बता नहीं सकती थी। मेरी आंखों के सामने आज वो शख्स मेरे बजाय मेरी बहन का मुकद्दर बन गया था। मैंने खुद को बहुत समझाया, बहुत हौसला दिया, कोशिश की कि बहन से नफरत ना हो क्योंकि उसका कसूर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि वो उम्र दिल से सोचने की होती है, दिमाग तो काम ही नहीं करता। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत दिनों तक मैं अजीब मुश्किल में रही। बहन से मिलने भी नहीं गई। वो लोग आते तो मैं कमरे से ही नहीं निकलती। कह देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक दिन राशिद खुद मेरे कमरे में आया और बोला, कैसी शागिर्द हो, साली बनकर मुझे भूल ही गई हो। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं और तो कोई बात नहीं है। मेरे छोटे भाई को कुछ लोग दुबई लेकर जा रहे थे। वीजा भी उन लोगों ने दिया और कहा कि पैसे वहां जाके कमा के देना। मेरा भाई बहुत खुश था। अब्बा ने बहुत मना किया लेकिन वो ना माना और दुबई चला गया। अब्बा अब रोज उसकी वजह से परेशान रहने लगे थे। उसे गए हुए 2 माह हो गए थे, लेकिन कोई फोन नहीं आया था। अब्बा ने बहुत कोशिश की लेकिन राब्ता ही नहीं हो रहा था। अब्बा ने भाई से कहा तो भाई कहने लगे, मैंने कहा था ना, लालच बुरी चीज है। उसे लग रहा था कि बाहर जाके अमीर हो जाएगा। अब अमीर होगा तो खुद ही आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं और अब्बा बहुत परेशान रहते, लेकिन भाई और मेरी भाभी को कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मेरा रिश्ता आया। लड़का बाहर किसी मुल्क में ड्राइविंग करता था। उसकी माँ और बहन आई। अब्बा ने सोचने का वक्त मांगा। भाई ने पता करवाया। भाई मुतमईन था कि अच्छे लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अब्बा से कहा, मुझे शादी नहीं करनी अभी। लेकिन अब्बा चाहते थे कि मेरे फर्ज से जल्द ही फारिग हो जाएं। जिस दिन मेरी मंगनी हुई उससे अगले दिन अब्बा की तबीयत खराब हुई और पता चला कि वो दिल के मरीज थे। लेकिन हमें घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अगर पता चल जाता तो शायद हम लोग उनका ज्यादा ख्याल रखते और वो इतने कमजोर ना होते और ऐसे अचानक हमें छोड़ ना जाते। अब्बा हम बहनों को तन्हा छोड़ गए और उनके दुनिया से जाते ही मेरी भाभी ने मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया। भाई का दिल चाहता तो मारिया की तरफ मिलने जाते, नहीं तो महीनों ना देखने जाते।
उन्हें तो मैं भी नजर नहीं आती थी। उन दिनों भाभी मां बनने वाली थी और भाई को लगता था कि वो उन्हें इतनी बड़ी खुशी दे रही हैं, इससे ज्यादा जरूरी और अहम तो कुछ भी नहीं। उनकी हर बात सुमेरा का ख्याल रखने से शुरू होती और सुमेरा का ध्यान रखने पर खत्म होती। छोटा भाई दुबई गया, उसका कुछ पता नहीं था, उसकी फिक्र नहीं थी। मैं सामने बीमार पड़ी रहती, कभी आके ना पूछा कि मैं किस हाल में हूं। उन्हें अब सिर्फ अपने बीवी और बच्चे की फिक्र थी। मेरी भाभी सारा दिन चारपाई पर रहती, जैसे ही भाई आते तो काम करने लगती। भाई को लगता कि मैं सुमेरा का ख्याल ही नहीं रखती, जो मुंह में आता बोलते जाते और सुनाते कि तुम जैसी बहनें होती हैं जो भाइयों की खुशियों से जलती हैं। मुझे उस घर से निकलना था। मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी भाई भाभी ने। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जुते रहो, फिर भी शाम को कोई ये ना कहता कि तुम भी थक गई हो, आराम कर लो। सच ही कहते हैं कि माँ बाप के जाने के बाद पता चलता है कि दुनिया वाले तो वो सबक पढ़ाते हैं जो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। मोहल्ले में ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने के लिए शहर से एक औरत आई थी, जो रोजाना 2 घंटे लड़कियों को सिखाती थी। फीस भी मुनासिब थी, 1000 रुपए महीने। मैंने भाई से बात की तो पहले नहीं माने, फिर जब मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और फीस भी खुद ही दे दूंगी, तब सुमेरा ने कहा, जाने दो, अच्छा है कोई काम तो सीख ले। मैं अब रोज दोपहर को 2 घंटे जाती थी। पॉलर वाली बाजी अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब बाजी ने मेरे बालों को नया स्टाइल दिया, मुझे क्रीमें बताई तो मेरा रंग मजीद निखर गया था। मैं बहुत खुश थी, अच्छा वक्त गुजरता था। मोहल्ले की कुछ और लड़कियां भी आती थीं और जेलिस होती थी कि बाजी मेरा बहुत ख्याल रखती है। बाजी मेरे लिए कभी चूड़ियां लाती और कभी खूबसूरत कपड़े। मैंने वो सूट संभाल कर रख लिए, सिर्फ पॉलर आते हुए ही अक्सर पहनती। और बाजी कहती कि तुम ऐश्वर्या राय लगती हो। एक दिन उन्होंने मेरा मेकअप किया, मैं खुद भी अपने आप को शीशे में पहचान न सकी। फिर उन्होंने मेरे मोबाइल में मेरी बहुत सी तस्वीरें बनाई। तस्वीरें इतनी प्यारी आई थी कि मैं खुद को कोई एक्ट्रेस ही समझने लगी थी। एक दिन पता चला कि भाभी के भाई ने जिस लड़की से शादी की, उसके मायके वालों ने केस कर दिया और अपनी लड़की वापस ले गए। जब अदालत में पूछा गया तो उस लड़की ने कहा कि उसे जबरदस्ती रखा गया था। अब वो वापस अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। अब भाभी सर बांध के बैठी हुई थी, कहती कि मारिया की शादी ना हुई होती तो चलो मेरे भाई का घर बस जाता। एक दिन मेरी तरफ देखकर मेरे भाई से कहने लगी, फारिया का भी तो रिश्ता करना है ना कहीं, तो क्यों ना मेरे भाई से कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है, माफी मांग लेगा तुमसे। भाई ने कुछ सोचते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, भाई ये नहीं होगा, मेरी बहन की हालत मुझे याद है, आप तो शायद भूल ही गए, वो जहनी मरीजा हो गई थी। इनका भाई घंटों बातें उससे करता रहा और शादी किसी और से कर ली। एक ऐसा दोगला शख्स जो बातें मेरी बहन से करता रहा और शादी किसी की बहन को भगा कर ली, उससे मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी भाभी ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी, जबान देखो कैसी चल रही है, मैं तो इसका फायदा सोच रही हूँ, दूर नहीं जाएगी और सबसे बड़ी बात कि जहेज नहीं देना पड़ेगा। भाई को भाभी ने मना ही दिया। भाई की खामोशी से लग रहा था कि वो बहुत जल्द मुझे उस दरिंदे के हवाले कर देंगे जिसने उनकी एक बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। एक दिन भाभी मैके गई और वापसी पर उनका भाई साथ आया और आके बरामदे में बैठ गया। मैं खाना बना रही थी। भाभी कहने लगी, जल्दी बना के मेरे भाई को भी खाना दो, भूख लगी है इसे। खाना खाने लगा था, मैंने इससे कहा कि पहले मुझे छोड़ाओ, तो खाना वहीं छोड़ दिया इसने और मेरे साथ आ गया। कहने लगा कि फारिया के हाथ का ही खाऊंगा। मैं खामोशी से सब सुनती रही और खाना लाकर उसके आगे रख दिया। मैं मुड़ने लगी तो भाभी कहने लगी, तुम भी बैठ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ, फिर कर लेना बाकी काम। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं, तो मेरी भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठा लिया। मुझे उस शख्स के सामने बैठते हुए बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो मुझे देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। फिर भाभी पानी के बहाने उठ गई तो कहने लगा, खा लो खाना, अब मैं कह रहा हूं, एक वक्त आएगा तुम मेरा इंतजार किया करोगी खाने पर। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा बुरा वक्त मुझ पर नहीं आएगा कि तुम जैसे का इंतजार करूं। और वहां से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए मुझे भाभी के कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैंने भाभी को आवाज दी, लेकिन वो पता नहीं कहां चली गई थी। वो मुझे भाभी के कमरे में ले आया और जोर से मुझे धक्का दिया। मैं पास पड़ी चारपाई पर गिर गई। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे की खबीस मुस्कुराहट मुझे डरा रही थी। मैं दिल में दुआएं कर रही थी कि भाई या भाभी में से कोई आ जाए। कहने लगा, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने हुस्न पर, 1 मिनट नहीं लगेगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वक्त दे रहा हूं, 2 दिन का, खुद कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उस वक्त ही भाई कमरे में आए
और गुस्से और नफरत से हमारी तरफ देखा और भाभी के भाई का गिरेबान पकड़ लिया और मारने लगे। तभी भाभी आ गई और कहने लगी, असल बात भी तो सुन लो, तुम्हारी इस मासूम बहन ने ही बुलाया है इसे। पहले कब आता है ये? इसने मना किया तो कहने लगी, कुछ दिन में तो हमारी शादी हो जाएगी, तो अभी मिलने में हर्ज ही क्या है। ये तो इसे यही समझा रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं, और तुम इसे ही मारने लगे हो। मैं तो कहती हूँ अभी बुलवाओ मौलवी को और निकाह पढ़ा के मेरे भाई के साथ चलती करो। भाई मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, भाई भाभी झूठ बोल रही हैं। लेकिन भाई ने मेरी एक ना सुनी और अगले दिन शाम को भाभी के भाई को कहा कि आ जाए और सादगी से निकाह करके ले जाए। वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जो उस दरिंदे से बच जाऊं। उस शख्स को देखते ही मुझे शदीद नफरत और बेजारी होती थी। सारी जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, चंद घड़ियां भी बर्दाश्त नहीं था। अचानक मेरे जहन में पॉलर वाली बाजी आई। वो मुझे कहती थी कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैंने उसी वक्त उन्हें फोन किया और सारी बात बताई कि सिर्फ आज की रात है मेरे पास, कल वो शख्स मुझसे निकाह कर लेगा। बाजी ने कहा कि तुम निकलो वहां से और पॉलर आ जाओ, मैं भी किसी के साथ पहुंचती हूँ। उस वक्त 11 बजे थे और शहर से गांव का रास्ता 1 घंटे का था। मैं घर से निकलकर अब बाजी की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जल्दी से अंदर बैठ गई और गाड़ी अब शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। 1 घंटे बाद हम शहर में थे। बाजी ने गाड़ी का दरवाजा खोला, मैं बाहर निकली और उनके साथ अंदर जाने लगी। ये बाजी के कजन का घर था, जिसे वो अपना भाई समझती थी। मुझे उन्होंने बताया कि उनकी शादी हुई थी लेकिन औलाद नहीं हुई, तो उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया। अब मैं अपने इसी कजन के घर में रहती हूँ। उस घर में एक बाजी की खाला, जिसको वो अम्मी कहती थी, और वो कजन रहता था, जिसके मुंह पर हमेशा 12 ही बजे रहते थे। उसका नाम सईद था। वो किसी दफ्तर में काम करता था। सुबह को जाता और शाम को लौटता। एक दिन बाजी ने कहा कि तुम सईद से शादी कर लो। मैं हैरान रह गई। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन बाजी को लग रहा था कि यही बेहतर है। इस घर को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें एक घर की। और फिर मैंने उनकी बात मान ली और सईद से मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो मेरी सास ने कहा कि हमारे घर रिवायत है, दुल्हन 7 दिन तक नंद का उतरन कपड़ा पहनकर रहती है और शौहर के सामने नहीं जाती। और दुल्हन का लिबास उतार कर मुझे पुराने कपड़े पहनाकर बाजी के कमरे में ही बिठा दिया, जिन्हें अब मैं नंद समझने लगी थी। उनकी बहुत इज्जत थी मेरे दिल में। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन रोज रात नंद मेरे कमरे में आती और मेरा हाथ चूमती, रोती और खामोशी से चली जाती। लेकिन जैसे ही 7वें दिन उन्होंने मेरे हाथ को चूमा, मैं बेहोश हो गई। होश आया तो अस्पताल के बेड पर थी और हर कोई मेरी नंद का मुंह मीठा करवा रहा था कि मुबारक हो। मैं हैरानी से सब देख रही थी। ये सब क्या था? मेरी सास भी बहुत खुश लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या था। मेरी सास मुझे घर ले आई और कमरे में आकर कहने लगी, तुम सब कबूल कर लो। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी नंद से ही है, सईद से कोई रिश्ता नहीं। और अगर इज्जत चाहती हो तो बच्चा होते ही बच्चा मुझे दे देना और यहाँ से चुपके से निकल जाना, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो दरवाजा बंद करके चली गई। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मैं मरना चाहती थी। तभी सईद ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसने देखा कि मैं पंखे से दुपट्टा लटका रही हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे बेड से नीचे उतारा। मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि मुझे हाथ न लगाए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। सईद वहीं बैठ गया और हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठा लिया और बोला, जिसे तुम नन समझ रही हो, मेरी माँ ने झूठ बोला है तुमसे, और ना उसने किसी से तुम्हारे साथ कुछ गलत करवाया है। वो मेरी पहली बीवी है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद नहीं हुई। हमने बहुत इलाज करवाए, लेकिन मायूसी हुई। और फिर तुम आ गई तो मेरी बीवी को लगा कि तुम एक मुखलिस लड़की हो जो उसका घर बर्बाद नहीं करेगी, और मैं भी बाप बन जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ को लगा कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो उसने मेरी बीवी से कहा कि तुमसे झूठ बोले कि वो तुम्हारी नंद है, और तुम्हारे जहन में डाले कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे पास आता ही नहीं था। फिर तुम माँ कैसे बन गई? वो रोज तुमसे माफी मांगने आती थी। तभी मेरी माँ कमरे में बेहोशी की ऐसी दवा छिड़क जाती कि तुम बेहोश हो जाती थी, और तुम्हें मेरा पता ही नहीं चलता था कि मैं तुम्हारे कमरे में आता हूं या नहीं। मुझे बहुत अफसोस है, हम लोगों ने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और मेरी बीवी भी तुमसे शर्मिंदा है। अगर तुम चाहो तो हम तीनों अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसीलिए सब सच बता दिया, क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी नेमत पे मैं धोखा देकर किसी मजलूम की बद्दुआएं लूं।
उस दिन मैंने अपने शौहर और अपनी सौतन को माफ कर दिया, क्योंकि जो भी था मेरी सौतन का एहसान था। उसने अपना शौहर और घर मुझे दे दिया था। अब मेरा एक बेटा है जिसे मेरी सौतन संभालती है। मैं और मेरा शौहर उसे उसके पास छोड़कर कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, देर तक सड़क पर अपने शौहर का हाथ पकड़े। मुझे लगता है कि वो मुझे कभी भी बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा। मुझे भी सईद से मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैंने कभी नहीं सोचा कि उसकी माँ या अपनी सौतन की वजह से अलग हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर का अकेला मर्द दो हिस्सों में बट जाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें